सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम हिंदी ग्रामर में हमारी जो हिंदी ग्रामर की बुक है उसमें आज हम पढ़ने वाले हैं वर्ण विचार। वर्ण क्या होते हैं आप जानते हैं? हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वर्णों के बारे में, पता है? चलो अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे। जब भी हम कुछ बोलते हैं तो अलग अलग ध्वनियाँ हमारे मुंह से निकलती है। आप कहीं भी बाजार जाते हैं, आप घर में भी होते हैं तो अलग अलग के आपको अलग अलग तरीके की आवाज़ें सुनाई देती हैं। हमने अलग अलग तरह की आवाज़ें सुनी, घर पे भी हम अलग अलग तरह की आवाज़ें सुनते हैं, अलग अलग साउंड्स को सुनाई हमें देता है। जैसे कि बर्तनों की आवाज़ हुई, मोबाइल की रिंगटोन हुई, चेयर को खिसकाने की आवाज़ हुई, या किसी बर्ड्स या एनिमल के बोलने की आवाज़ हुई। तो क्या आप इनको आप समझ पाते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं या कुछ आप समझ पाते हैं? नहीं, हम इन ध्वनियों को नहीं समझ पाते। लेकिन जब हम बोलते हैं, किसी से बात करते हैं, तो वो आवाज़ों को हम समझ भी पाते हैं और सुन भी पाते हैं। तो ये जो ध्वनियाँ होती हैं जिनको हम समझ पा रहे हैं, जिनका हम रिप्लाई कर पा रहे हैं, ठीक है ना, इनका कुछ अर्थ निकल रहा है। तो ये क्या होती हैं? ध्वनियाँ जो होती हैं जिन्हें हम पहचान पा रहे हैं वो क्या होती हैं? चलो हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये ध्वनियाँ क्या होती हैं, हम इनको कैसे पहचानते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, देखो, तुम इधर आओ। इस वाक्य के प्रत्येक शब्द के खंड करके देखते हैं, यानी कि ये जो है अब हम इसको अलग अलग करके लिखेंगे, टुकड़ों में लिखेंगे। जैसे तुम इधर आओ, हमने इनको अलग अलग लिखा। अब हम इसके भी टुकड़े कर रहे हैं, तुम। अब इसको भी हम अलग अलग करके लिखेंगे, त प्लस उ प्लस म प्लस आ। इसमें कितने ध्वनियाँ आ रही हैं? ये क्या कहलाती है? ध्वनियाँ कहलाती है। जैसे हमने त बोला आपने, तो ये अलग साउंड दे रहा है। उ आप बोल के देखें, ये अलग साउंड दे रहा है। म अलग साउंड दे रहा है। अ अलग साउंड दे रहा है। तो इनकी जो ध्वनियाँ है वो अलग अलग हैं। तो कितनी ध्वनियाँ हो गई? 4 ध्वनियाँ हो गई। इसी तरह से इधर, अब आप इधर को आप पढ़ें और इसके टुकड़े करके फिर पढ़ें, इ ध अ र अ। देखो अलग अलग आवाज आई, तो इसमें कितनी ध्वनियाँ हुई? 5 ध्वनियाँ हुई। अब ये पढ़ते हैं आओ। अब हमने आओ को पढ़ा, आ प्लस ओ, तो दोनों की जो आवाजें हैं वो अलग हैं, इन दोनों की ध्वनियाँ अलग हैं। ये कितनी ध्वनियाँ हैं? 2 ध्वनियाँ हैं। अब ये जो हमने ऊपर जो वाक्य थे, वाक्यों से हमने क्या करा? टुकड़े किए, शब्दों में उसके टुकड़े किए। अब हमने शब्दों के भी टुकड़े कर दिए। किसमें कर दिए? जो अक्षर हैं उनको भी अक्षरों में बदल दिया। ऊपर दिए गए खंडों के और टुकड़े नहीं किए जा सकते। अब आप सोचें कि हम इनके भी टुकड़े कर दें, तो क्या आप कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो जो व्याकरण में जो ध्वनियाँ होती हैं, ये जो हम बोल रहे हैं, जिसको हम लिख रहे हैं, वो क्या कहलाती हैं? वर्ण कहलाते हैं। जिसको हम कह सकते हैं कि भाषा में प्रयुक्त ध्वनियाँ जिनके और खंड नहीं किए जा सकते, उन्हें वर्ण या अक्षर कहते हैं। यानी जो हम ध्वनियाँ बोलते हैं, जो आवाज़ करते हैं या लिखते हैं, उनके हम जो सबसे छोटी इकाई होती है, वाक्य के हमने टुकड़े कर दिए, शब्द के भी हमने टुकड़े कर दिए, और वर्णों के हम टुकड़े नहीं कर पाएंगे। तो जिनके हम टुकड़े नहीं कर सकते, जो सबसे छोटी इकाई होती है, वो कहलाती है वर्ण। ठीक है, इनको क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं, जिनको हम लिख भी सकते हैं और बोल के हम समझा भी सकते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी वर्णमाला होती है, जिसमें उस भाषा के वर्णों का एक निश्चित क्रम में लिखा जाता है। हिंदी भाषा की वर्णमाला इस तरह है। वर्णमाला, अब वर्णमाला क्या होती है? वर्ण तो हमें समझ में आ गए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण, ठीक है। अब वर्णमाला क्या होती है? जिसमें वर्णों को क्रमबद्ध तरीके से लाइन से प्रॉपर लिखा जाता है, वो वर्णमाला कहलाती है। वर्णमाला में वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और आगे पढ़ेंगे व्यंजन। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो केवल स्वर ही पढ़ेंगे, वर्ण हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो यहाँ स्वर कैसे हैं, हम इसका उच्चारण भी करेंगे, उनका साउंड भी सुनेंगे कि किस तरह की आवाज आ रही है, किस तरह की ध्वनि निकल रही है। अ आ इ ई उ री ए आई ओ औ। तो आप भी इस तरह से उच्चारण करके देखें और बोलें कि स्वरों का उच्चारण कैसे होता है। इसके बाद आते हैं व्यंजन। ये भी हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क ख ग घ ण च छ ज झ ण, ये पढ़ा है।
इनको भी हमने कुछ वर्ग में डिवाइड कर रखा है। व्यंजन क वर्ग, क वर्ग के अंदर क्या आता है? क ख ग घ ण। च वर्ग में होता है च छ ज झ ण। ट वर्ग में होता है ट ठ ड ढ ण। त वर्ग में त थ द ध न। प वर्ग में प फ ब भ म य र ल व। ये होते हैं अंतःस्थ। आगे हम जो स्वर पढ़ेंगे तब हम उसमें बताएंगे, व्यंजन का जब हम पढ़ेंगे तब उसमें ये आपको अच्छे से समझाया जाएगा। इसके बाद आता है उष्ण, जिसमें होते हैं श श स ह। ये क्या होते हैं इसके बारे में भी हम आगे व्यंजन जब हम पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। ये जो आप देख रहे हैं ड़ अण अण न म, ये पंचम वर्ण कहलाते हैं। लास्ट के जो वर्ण होते हैं क च ट प त व वर्ग के अंदर जो लास्ट के जो होते हैं वो पंचम वर्ण कहलाते हैं, या अन्य वर्ण भी बोला जाता है। अण और ण को अन्य वर्ण भी बोला जाता है। इसके अलावा वर्णमाला में हम लास्ट में देखते हैं क्षत्रज्ञ, ये अभी आपने पढ़ा है श्र। ये संयुक्त व्यंजन होते हैं जो कि दो व्यंजनों के मेल से मिलते हैं। ओके, हिंदी में व्यंजनों की संख्या 33 है। अन्य तथा संयुक्त व्यंजनों को मिलाकर 39 वर्ण होते हैं, व्यंजन होते हैं। अगर हम इनको ना मिलाएं, केवल ये जो क च ट त प अंतःउष्ण अंतःस्थ और उष्ण व्यंजनों की बात करें तो ये होते हैं 33। अगर हम इन व्यंजनों को भी मिला दें तो जो टोटल इनकी संख्या होती है 39। ठीक है, किसी भाषा के वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। व्यवस्थित तरीके से लिखना वर्णमाला कहलाता है। जो स्वर होते हैं वो होते हैं 11 स्वर होते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं स्वर के बारे में। हिंदी में वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से वर्ण होते हैं? स्वर और व्यंजन, जिसको इंग्लिश में वॉवल्स बोला जाता है, और व्यंजन को कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं। ओके, तो हिंदी में इनको स्वर और व्यंजन 2 भागों में बांट दिया गया है। किसको? वर्ण को। जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर अपनी खुद की सहायता से बोले जाते हैं, यानी उनमें और कोई वर्ण नहीं जोड़ा जाता है। स्वरों का उच्चारण करते समय हवा मुख से बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है। ठीक है, जब हम बोलते हैं तो हमारे मुंह से बोलने पर क्या निकलती है? हवा निकलती है जब हम इनका उच्चारण करते हैं। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है, मैं आपको बता चुकी हूँ पहले ही। अब इनको बोल के देखते हैं। अ आ इ ई उ ऊ ऋषि ए ऐ ओ औ। ओके, अ और ओ के बीच ध्वनि आ भी प्रयोग की जा रही है, इसीलिए इन स्वरों में शामिल कर लिया गया है, जैसे कॉलेज, डॉक्टर आदि। आ और ओ के बीच में भी एक ध्वनि आती है जिसका बोलते हैं औ। ठीक है, इसको जब हम उच्चारण करते हैं कॉलेज, डॉक्टर, तो इसमें आ और ओ दोनों ध्वनि का मिक्स साउंड आता है, इसीलिए इसको आ में मिलाया गया है। ठीक है, अब है स्वर के भेद। स्वर के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से स्वर होते हैं? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और लुप्त स्वर। अब स्वर के भी हमने अलग अलग उनको बांट दिया है। ह्रस्व स्वर क्या होते हैं? ह्रस्व स्वर होते हैं जिनके उच्चारण को बोलते समय कम समय लगता है, और ये 4 होते हैं। ठीक है, जैसे अ ई उ और ऋषि। ठीक है, इसके बाद आते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या होते हैं? जिन स्वरों में ह्रस्व स्वर से ज्यादा समय लगता है वो होते हैं दीर्घ स्वर। उसके बाद ये 7 होते हैं। आ ई उ ए ऐ ओ औ, ये दीर्घ स्वर में आते हैं। ठीक है, अब उसके बाद है लुप्त स्वर। लुप्त स्वर क्या होता है? जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगता है। दीर्घ में 2 गुना और लुप्त में तिगुना समय लग रहा है बोलने पर। लुप्त स्वर जैसे ओम, ओम का उच्चारण करते हैं तो इसमें बहुत लंबा समय लगता है बोलने के पर। इसके बाद आती है स्वरों की मात्रा या चिन्ह। स्वरों की मात्रा, स्वरों को हम व्यंजन के साथ जब हम लिखते हैं तो उनको हम सीधे नहीं लिखते हैं, उनका हम कुछ चिन्हों के द्वारा हम उसको लिखते हैं।
चिन्ह, इन चिन्हों को मात्राएं भी बोली जाती हैं, यानी स्वरों की मात्राएं भी बोली जाती हैं। देखिए यहाँ पर ये स्वर है, ये इनकी मात्राएं हैं और ये उनका उच्चारण है। व्यंजन लगने के बाद, व्यंजन में लिखने स्वर लगाने के बाद कैसे इनको लिखा जाता है या पढ़ा जाता है। अ में मात्रा नहीं होती है, क और अ मिलाकर के क बनता है। अगर नीचे हलंत लिखा है इसका मतलब कि जो व्यंजन है वो आधा है, अब इसमें मात्रा लग जाएगी तो ये व्यंजन पूरा हो जाएगा। तो क, इसका उच्चारण होता है क। आ, ये इसकी मात्रा है, ये इसका चिन्ह, मात्रा चिन्ह है। क में आ की मात्रा का चिन्ह लगा देंगे तो इसका उच्चारण होगा का। ई में ये ई की मात्रा का चिन्ह है, इसमें छोटी ई की मात्रा का चिन्ह है। अगर हम इसमें ये छोटी ई की मात्रा लगा देंगे तो इसका व्यंजन के साथ उच्चारण होगा कि। बड़ी ई के, ये बड़ी ई की मात्रा का चिन्ह है, इसमें बड़ी ई की मात्रा लगाने पर इसका उच्चारण होगा की। ये छोटा ऊ, ये इसकी मात्रा का चिन्ह है, इसमें व्यंजन के साथ मिलाने पर बनेगा कू, कू। ये बड़ा ऊ, इसका ये इसकी मात्रा चिन्ह है, इसका या व्यंजन के साथ लगाने पर इसका उच्चारण होगा कू। ठीक, ये है ऋषि। ऋषि की मात्रा के अंदर देखिए नीचे ये र लगता है तो इसको कैसे प्रोनाउंस किया जाता है, क्री, क्री। री का साउंड, री की आवाज, र की आवाज आती है इसमें, क्री। इसी तरह से ए की भी मात्रा होती है, इसमें हमने मात्रा लगाई तो क्या बना, के। ए में एक की मात्रा लगाई तो क्या बना, कई। इसको कई, ऐ की आवाज आती है इसलिए इसको ऐसे पढ़ा जाता है। ओ में ये इसका मात्रा चिन्ह है, इसको अगर हम क में लगा देंगे तो पढ़ा जाएगा को। ठीक है, तो कोयल। इसी तरह औ को, ये इसका मात्रा चिन्ह है, अगर हम इसमें क में लगा देंगे, व्यंजन में लगा देंगे तो इसका साउंड आएगा, आवाज आएगी कौ, कौवा। ठीक है, तो ये हैं स्वर, ये इनकी मात्राएं। अगर हम व्यंजन में लगा देते हैं, अगर आप यहाँ पे क की जगह ख या च या ज, आप कोई सा भी व्यंजन आप लगाएंगे तो उच्चारण लगाने के बाद उनका उच्चारण, जो इनकी आवाज आएगी स्वरों की, वो सेम ही आएगी। व्यंजन कुछ भी होगा लेकिन उनकी जो स्वरों की आवाज होगी वो ऐसी ही होगी। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा। इसका कुछ विशेष, कुछ इम्पॉर्टेंट नोट्स हैं, इनको हम पढ़ लेते हैं। स्वरों को स्वतंत्र या मूल रूप से प्रयोग किया जाता है, आओ, आई, आइए आदि, यानी कि इनका किसी के साथ में उपयोग नहीं होता है, यानी व्यंजनों के नहीं, ये स्वर स्वतंत्र रूप से खुद ही यूज में ले जाते हैं। ठीक है, अ स्वर प्रत्येक व्यंजन में निहित होता है, इसकी अलग से कोई मात्रा नहीं होती है। अ सभी व्यंजन में होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने देखा इसकी कोई मात्रा नहीं है अ की। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे स्वर रहित व्यंजन दिखाने के लिए हलंत का प्रयोग होता है। इसका सामान्य अर्थ है कि व्यंजन आधा है। अगर हम ये हलंत लगा रहे हैं तो इसका मतलब है कि व्यंजन आधा लगा हुआ है, और अगर इसमें कोई हलंत नहीं है तो इसका मतलब कि इसमें स्वर लग चुका है, अब ये व्यंजन पूरा हो चुका है। समझ गए आप लोग? आगे है री। री स्वर का उच्चारण री की तरह होता है। मैंने आप जब उसको बताया था मात्राओं के समय में, तब मैंने आपको उच्चारण करके बताया था। री की मात्रा प्राय वर्णों के पैरों के नीचे लगाई जाती है, यानी कि नीचे की तरफ लगती है, किसी भी व्यंजन के नीचे लगती है, जैसे क, क्र, ग्र आदि। र के साथ ऊ और ऊ की मात्रा उसके ऊपर नीचे नहीं बल्कि र के पेट में लगाई जाती है। देखिए ये बड़ा ऊ, ये छोटा ऊ, ये देखिए इनको लिखने का तरीका। अगर ये इस तरह से लिखा है तो ये छोटे ऊ की मात्रा लगी है, अगर पूरा बना हुआ है तो इसका मतलब बड़े ऊ की मात्रा लगी है। इसके अलावा और भी कुछ स्वर होते हैं, जैसे अयोगवाह, अनुस्वार, अनुनासिक या चंद्रबिंदु या विसर्ग। ठीक है, अ और अह ये दोनों ध्वनियां न तो स्वर हैं और न व्यंजन है, इन्हें अयोगवाह बोला जाता है। अंग और अह हम पढ़ते हैं ना, हम जब वर्ण पढ़ते हैं तो उसमें हम अंग और अह भी पढ़ते हैं, तो ये ध्वनियां नहीं है, ये स्वर ना तो स्वर हैं और न व्यंजन है, इन्हें अयोगवाह कहा जाता है। उसके बाद है अनुस्वार। अनुस्वार का उच्चारण नाक से होता है। व्यंजनों के वर्ग क, च, ट, त, प वर्ग के पांचवें अक्षर के लास्ट में जो पंचम वर्ग होते हैं, मैंने यहाँ बताया है आपको, पंचम वर्ण जो होते हैं उनके लास्ट में इनको ना लगा करके क्या लगाते हैं हम, अनुस्वार लगाते हैं। ठीक है,
इसको बिंदु से डिनोट किया जाता है, यानी बिंदु लगाई जाती है, जैसे गंगा, चंचल, संभव आदि। यहाँ पे देखिए अनुस्वार लगा हुआ है, यानी बिंदी लगा करके हमने इसका उच्चारण किया है। अनुनासिक या चंद्र बिंदु, जिसका जब हम उच्चारण करते हैं, जिन शब्दों का, ऐसे शब्द जिनका उच्चारण करने से नाक और मुंह से उच्चारण होता है, जब हम इन शब्दों को उच्चारण करते हैं तो नाक और मुंह का से उच्चारण होता है, जैसे चांद, मुंह, हंस आदि। ठीक है, तो इनको उच्चारण के समय मुंह और नाक से ध्वनि निकलती है। इसके बाद है विसर्ग। विसर्ग का प्रयोग उच्चारण के समय व्यंजन के साथ ह की ध्वनि आती है। जब हम विसर्गों का उच्चारण करते हैं तो बोलने पर किसकी ध्वनि निकलती है? ह की ध्वनि निकलती है। जैसे प्रातः, अतः, प्रायः, है ना, तो इनमें किसकी ध्वनि निकल रही है? अह की निकल रही है। इसको दो बिंदुओं से लिखा जाता है। तो ये होते हैं विसर्ग। अब आप समझ गए होंगे वर्णों के बारे में। अगले वीडियो के अंदर हम समझेंगे स्वरों के, ये व्यंजन थे, व्यंजन आप समझ गए होंगे। अगले वीडियो में हम व्यंजनों को सीखेंगे। तो ये आप वीडियो ध्यान से देखिए और इनको समझिएगा। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।